हेलो एवरीवन, मैं ज़रीन आफरीन। वेलकम टू माय चैनल दृष्टि एजुकेशन। आज मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स लाई हूँ जो कि आप लोग को जितने भी एग्ज़ाम्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उन सब को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेगी। अक्सर हिस्ट्री के टॉपिक्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, उनको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मतलब उनमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। अगर हम पूरा पढ़ने लगे तो फिर उतना याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को चूज़ करना है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उन्हें छोड़ देना है जो मतलब उतने इम्पॉर्टेंट भी नहीं होते। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए हड़प्पा सभ्यता के टॉपिक्स लाई हूँ। आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, समय का निर्धारण उसका क्या था, समय सीमा क्या थी, उसका विस्तार कहाँ तक था, उसे किसने बनाया था, इसकी खोज किसने की थी, इसकी विशेषताएं क्या थी। ये सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स भी लाई हूँ जो कि आप लोग को याद करने में काफ़ी ईजी होंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका समय सीमा क्या था। तो इसे 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो इसकी जो प्रारंभिक मतलब अवस्था थी वो 3500 से 2600 BC तक थी। और इसकी मध्य अवस्था जो थी, मिडिल फेज जो थी, वो 2600 से 1900 BC तक थी। और इसकी अंतिम अवस्था 1900 से 1300 BC तक थी। ठीक है, तो इसकी डेट काफ़ी सारी बुक्स में काफ़ी आप लोगों को भी अलग अलग मिलेंगी, तो उतना ये करने का ज़रूरत नहीं है। इसका मेन जो है वो NCERT के अनुसार NCERT के अनुसार इस सभ्यता का जो काल था वो 2350 BC से लेकर के 1750 BC तक मानी जाती है। NCERT जो कि हर एग्ज़ाम जो सारे एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर NCERT के काल को ही जो माना जाता है। ठीक है ना। और कार्बन डेटिंग प्रणाली तथा DP अग्रवाल के द्वारा जो इस सभ्यता की मुख्य अवस्था मानी गई है वो भी क्या थी, 2350 से 1750 BC तक। तो आप लोग और भी चीज़ों में देखिएगा कि ये जो डेट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो ये काफ़ी मान्य नामकरण है ना, हड़प्पा। और इसका जो अवशेष मिला है वो हड़प्पा पाकिस्तान के गोमती जिला में मिला है, और इसीलिए हम लोग इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ये चीज़ पता तो होनी चाहिए कि इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज जो हुई थी वो पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, हड़प्पा पड़ गया। ठीक है, और इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले किसने खोजे थे, 1826 ईस्वी में मैसन महोदय द्वारा प्राप्त किए गए थे। इसके अवशेष प्राप्त किए गए थे, है ना, इसकी खुदाई नहीं हुई थी। सबसे पहले इसके अवशेष 1826 में मैसन महोदय के द्वारा, ये इम्पॉर्टेंट नाम है ना, इसको याद रखिएगा और ये डेट भी याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि इसकी प्रथम खुदाई कब हुई थी, तो वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ये काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछी भी जा चुकी है गाइस, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट भी काफ़ी एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि इसकी जो प्रथम खुदाई हुई थी वो 1921 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी, दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी, ये चीज़ याद रखनी है। और सर्वप्रथम जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को किसका नाम दिया, सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता किसने कहा है, तो वो जॉन मार्शल ने कहा है। और ये प्रमाणित भी हो चुका है कि इस सभ्यता के अधिकांश स्थल सिंधु नदी के बाहर स्थित है ना। इस सभ्यता को एक तो हड़प्पा सभ्यता और एक सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे काफ़ी सारे इसके जो स्थल है वो मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और जो कि सबसे पहले किसने बोला था, तो जॉन मार्शल ने कहा था। ठीक है, और एक चीज़ ये इसमें सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि इस हड़प्पा का अवशेष उससे पहले कहाँ से मिला है, पाकिस्तान के गोमती ज़िले से मिला है।
और इस सभ्यता का सर्वप्रथम खोज जो है उसकी अवशेष किसने प्राप्त किए थे? 1826 में किसने प्राप्त किए थे? मैसन महोदय ने प्राप्त किए थे। और इसकी प्रथम खुदाई, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गाइस, इसकी प्रथम खुदाई जो थी वो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि पिगट महोदय ने इन्हें एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। ये चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना, कि इसे जुड़वा राजधानियाँ किसने कहा है? तो पिगट महोदय ने कहा है। भारत में सर्वप्रथम कांसे का प्रयोग भी इसी सभ्यता से ही हुआ है। ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि भारत में सबसे पहले कांसे का प्रयोग जो था वो कहाँ से हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता से ही हुआ है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो अब तक हमने क्या देखा? इसे एक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो खोज थी वो सबसे पहले पाकिस्तान के हड़प्पा नामक स्थान में हुई थी। और ये सिंधु घाटी भी सभ्यता भी कहते हैं। ये चीज़ भी हमने जाना। और एक थर्ड क्या है कि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले भारत में कांसे का प्रयोग भी इसी सभ्यता से हुआ है, इसीलिए। और एक चीज़, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता भी यही थी। और इसलिए हम इसे प्रथम नगरीकरण क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले अगर भारत का देखा जाए तो नगरीय सभ्यता, क्योंकि वहाँ के मकान हो गए, वहाँ के हर एक चीज़ पूरी नगरीय थी, है ना। आगे हम बात करेंगे इस पे कि उसकी विशेषताएं क्या क्या थी, वहाँ पे नगर कैसा था, घर कैसा था। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसलिए भारत का प्रथम नगर किसे माना जाता है? हड़प्पा को माना जाता है। और एक चीज़ है कि ये तो प्रथम नगरीय सभ्यता कौन हो गई? हड़प्पा हो गई। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी क्षेत्र में द्वितीय नगरीकरण हुआ। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर प्रथम का पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगी? वो हड़प्पा हो जाएगी, हड़प्पा सभ्यता। और अगर द्वितीय नगरीकरण पूछा जाए तो वो गंगा नदी क्षेत्र में था, जिसका नाम क्या है? महाजनपद। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे हम क्या कहते हैं? महाजनपद। ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो इसकी विशेषताएं, सबसे पहले तो इसका नगर नियोजन था, काफ़ी अच्छा था। ठीक है, कि इस सभ्यता का जो जितने भी अवशेष मिले, जितने भी स्थल मिले हैं वो सभी ये नगरीय थी। और मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मुहर भी मिला है, मूर्ति भी मिले हैं, औजार भी मिले हैं, लिपि मिला है, मनका मिला है। लिपि से हमें याद रखना है कि वहाँ की जो लिपि थी वो आज तक पढ़ी नहीं जा, लिपि तो मिली है लेकिन वहाँ की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, क्योंकि वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ऐसे, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखी जाती थी। ठीक है, और इसमें काफ़ी निशान मिले हैं, जैसे कि मछली के हो गए, सर्कल हो गए, त्रिभुज आकार के हो गए, इसीलिए इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और वहाँ पे मनके भी मिले हैं। ठीक है, इस टोटल के बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से। तो अब टोटल हम देखते हैं कि कुल प्राप्त हड़प्पा स्थल कितने थे? 1400 मिले हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, मोहनजोदाड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, अलादीनो हो गया, सुत्काको हो गया। ठीक है, तो ये सारे टोटल जो मिले हैं वो कहाँ से मिले? एक भारत से मिले हैं, पाकिस्तान से मिले हैं और एक अफ़गानिस्तान से मिले हैं। तो आप लोग ये मैप में देख सकते हो कि जो जितनी भी है ये टोटल, ये तो इधर का भारत का हो गया, और ये पाकिस्तान हो गया, और ये अफ़गानिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये तीनों क्षेत्र से ही हमें हड़प्पा सभ्यता के टोटल स्थल मिले हैं, जो कि कितने हैं? 1400 है, जिसमें से भारत में कितने मिले हैं? 925, पाकिस्तान में 473,
और अफ़गानिस्तान में 2 मिले, कौन कौन से? मडीगाक और शतुरदई, ठीक है ना। तो वही मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है। ये रहा आपका मडीगाक और ये रहा आपका शतुरदई। अफ़गानिस्तान में 2 मिले हैं, तो टोटल इसको ऐड करने पे 1400 होता है, ठीक है। तो टोटल हमें याद रखते हैं कि 1400 मिले हैं, जिसमें से भारत में 925, पाकिस्तान में 473 और अफ़गानिस्तान में 2 मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? मडीगाक और शतुरदई, ठीक है गाइस। तो अब हम देखते हैं कि इसका विस्तार उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में कहाँ कहाँ तक था। तो सबसे पहले उत्तर में अगर देखा जाए तो उत्तर में मांडा तक था, दक्षिण में दायमाबाद तक था, पूरब में आलमगीरपुर तक था और पश्चिम में सूत कांगेडोर तक था, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ये हो गया उत्तर और दक्षिण और ये हो गया पूरब और पश्चिम तक। तो ये आपका पूरा विस्तार था, ठीक है। तो इसको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उत्तर में कहाँ तक था, दक्षिण में कहाँ तक था इसका विस्तार, पूरब में कहाँ तक था तो आलमगीरपुर, ठीक है, और पश्चिम में कहाँ तक था तो सूत कांगेडोर। तो इसको भी याद करने का काफ़ी अच्छा ट्रिक है जो कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि देखते हैं देखिए, ये है उत्तर, सॉरी एक मिनट, ये रहा उत्तर, ये है दक्षिण, ये है पूरब और ये है पश्चिम, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उत्तर में कहाँ तक पढ़े थे? मांडा तक, ठीक है ना। दक्षिण में दायमाबाद, पूरब में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूत कांगेडोर। तो इसकी ट्रिक जो हो जाएगी, जैसे कि उत्तर में हमने देखा मांडा, एक बार लिख लेती हूँ, दक्षिण में दायमाबाद तक थी, पूरब में आलमगीरपुर तक, और पश्चिम में सूत कांगेडोर तक। तो इसकी ट्रिक जो हो जाएगी तो हम देखते हैं। उत्तर का अगर हम देखेंगे, उत्तर में हमने पढ़ा मांडा तक, ठीक है। तो इससे हम उमा से याद रख सकते हैं। उमा जैसे किसी का नाम हो गया है ना, उमा नाम से याद रख सकते हैं। उमा से हो जाएगा, उ से हो जाएगा उत्तर और मा से हो जाएगा मांडा। और दक्षिण का अगर हमें याद रखना है तो ददा तो आप लोग को पता होगा कि एक तो दादा भी बोल सकते हैं या तो ददा बड़े भाई को ही बोला जाता है। तो हम ऐसे याद रख सकते हैं, दा से दक्षिण हो जाएगा और दा से क्या हो जाएगा, दायमाबाद, ठीक है। और अगर पूरब में बात किया जाए तो हम पुआ से याद रख सकते हैं, ठीक है। पुआ खाते हो ना, तो पुआ से तो याद हो ही सकता है, पुआ तो आजकल हर कोई खाता है। और अगर पश्चिम में देखा जाए तो पश्चिम में हम इसे पशु से याद रख सकते हैं, ठीक है जी। पशु, एक तो पुआ से पूरब हो जाएगा और आ से आलमगीरपुर। पुआ, पशु से, पशु तो होता ही है ना, जैसे कि कुत्ता बिल्ली ये सब, तो पास से पश्चिम हो जाएगा, सू से सूत कांगेडोर, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ट्रिक। ये काफ़ी इजी है, ये रट के तो याद हो नहीं सकते हैं, ट्रिक से याद कीजिएगा तो आप लोगों को रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं क्वेश्चंस वगैरह आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। बाकी थैंक यू
अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, थैंक यू, बाय।